अच्छा सोचिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर से एक सीधा साधा जवाब चाहिए होता है ना? कि भाई हुआ क्या है। लेकिन तब क्या हो जब पूरी की पूरी दुनिया ही एक पहेली बन जाए। हम सबको ना एक्सरे जैसी एकदम साफ तस्वीर पसंद आती है। एक प्रॉब्लम, एक वजह, सिंपल। पर मुश्किल ये है कि आज की जो दुनिया है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कानून, उस पर ये एक्सरे वाली सोच काम ही नहीं करती। यहाँ तो सब कुछ एक दूसरे से इस तरह जुड़ा है कि तस्वीर एकदम धुंधली सी है। तो आज हम इसी इसी भूल भुलैया को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मिडल ईस्ट में चल रहा एक संघर्ष, बीजिंग की कोई लैब और भारत की एक अदालत, ये सब असल में एक ही बड़ी कहानी के अलग-अलग हिस्से हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं उस पहले डोमिनो से जिसने गिरकर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की मानो सांस ही अटका दी है। और ये कहानी शुरू होती है मिडिल ईस्ट में एक बड़े जियोपॉलिटिकल टकराव से। जरा सोचिए, मिडिल ईस्ट में टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल एक बहुत बड़े संघर्ष में उलझ चुके हैं। 11,000 मिलिट्री बेसिस पर हमले की खबरें आ रही हैं और जवाबी हमले भी हो रहे हैं। शांति की हर कोशिश फेल। मतलब साफ है, कोई भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। और देखिए, जब डिप्लोमेसी फेल होती है ना, तो दुनिया को चलाने वाली सप्लाई लाइंस पर ताला लग जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल का गुजरता है। और आज ये एक जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट बन गया है। आसान भाषा में कहें तो एक तरह का युद्ध का मैदान। ये कोई मामूली रास्ता नहीं है, ये दुनिया का एनर्जी हाईवे है। दुनिया का करीब करीब 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है। अब जरा सोचिए, अगर इस हाईवे पर ही बैरिकेड लग जाए तो भारत जैसे देशों का क्या होगा? हम तो अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और 50% एलपीजी बाहर से ही मंगाते हैं। और इस जियोपॉलिटिकल संकट की गूंज हजारों मील दूर हमारी इकोनॉमी में सुनाई दे रही है, बिल्कुल एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट की तरह। इकोनॉमिस्ट की भाषा में इसे कहते हैं सप्लाई शॉक। इसका मतलब सीधा सा है, जब तेल की सप्लाई रुकती है तो सिर्फ पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते। अरे नहीं, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो फिर सब्जी, दूध, घर का हर छोटा बड़ा सामान, सब कुछ महंगा हो जाता है। और इसका सबसे पहला असर कहाँ दिखता है? तेल की कीमतों पर। ब्रेंट क्रूड ऑयल $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अलार्म बेल है। ये असर अब इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों में भी साफ साफ दिख रहा है। पीएमआई, जो कि इकोनॉमी की हेल्थ का एक इंडिकेटर होता है, वो गिर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई तो पिछले 4.5 साल के सबसे निचले लेवल पर आ गया है। अब देखिए, पीएमआई गिरने का सीधा मतलब यह है कि देश की फैक्ट्रियां अपना प्रोडक्शन कम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि कच्चा माल बहुत महंगा हो गया है। और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बनती है। एक तरफ प्रोडक्शन गिर रहा है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो रही है, और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। इसी जहरीले कॉम्बिनेशन को कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ये किसी भी देश के लिए एक बुरे सपने जैसा है, ग्रोथ भी नहीं और जेब भी खाली। और जैसे ही स्टैगफ्लेशन का खतरा मंडराया, बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने भारत के लिए ग्रोथ के अनुमानों को घटा दिया। महंगाई बढ़ने की बातें होने लगी और इसी डर का साया स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा। निफ्टी, सेंसेक्स सब नीचे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को डर लग रहा है कि ये संकट कंपनियों के मुनाफे पर भारी पड़ेगा। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा है। अब दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं, देखते हैं कि चीन इस ग्लोबल उथल-पुथल का जवाब कैसे दे रहा है। वो भी एक तरह की किलेबंदी कर रहा है, लेकिन ये किलेबंदी तोपों और टैंकों की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की है। देखिए, चीन इस पूरी सिचुएशन को एक मौके की तरह देख रहा है, अपनी तकनीकी ताकत बढ़ाने के लिए। वो क्या कर रहा है? वो आसियान देशों के साथ मिलकर एआई और सप्लाई चेन पर पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है। उसने HPS नाम का एक सुपर मैग्नीफाइंग ग्लास लॉन्च किया है, जिससे वो एटम्स को देख सकता है। मतलब भविष्य की एडवांस एआई चिप्स, नई दवाइयां, ये सब बनाने में मदद मिलेगी। और तो और, उसने अपना खुद का एआई ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैग OS 2.0 भी लॉन्च कर दिया है, ताकि उसे वेस्टर्न हार्डवेयर पर डिपेंड ही ना रहना पड़े। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ जहां वेस्ट में ओपन एआई का सोरा ऐप बंद हो रहा है, ये एपिक गेम्स में छटनी हो रही है, यानी मार्केट के हिसाब से फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन टेक्नोलॉजी को नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा मानकर एक पूरी की पूरी पैरेलल टेक दुनिया खड़ी कर रहा है। तो हमने बाहर की दुनिया की उथल पुथल देख ली, लेकिन जब दुनिया में इतना कुछ चल रहा हो, तो किसी भी देश को अंदर से क्या चीज मजबूत रखती है? उसके कानून, उसका लीगल सिस्टम। तो अब जरा देखते हैं कि हमारा कानूनी सिस्टम इन बदलते हालातों का सामना कैसे कर रहा है।
एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है। जब सरकार कोई बड़ा हेल्थ प्रोग्राम चलाती है जैसे कि कोविड वैक्सीनेशन, तो उन लोगों के प्रति सरकार की क्या जिम्मेदारी है जिन्हें उस प्रोग्राम से कोई सीरियस साइड इफेक्ट हो जाए? बिल्कुल यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया रचना गंगू केस में। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम था। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को वैक्सीन से कोई गंभीर साइड इफेक्ट होता है तो सरकार को एक नो फॉल्ट कंपनसेशन सिस्टम बनाना होगा। मतलब बिना किसी की गलती साबित किए मुआवजा देना होगा। ये फैसला सिर्फ मुआवजे का नहीं है, ये एक सेफ्टी नेट बनाने का है ताकि लोगों का सिस्टम में भरोसा बना रहे। और कानून सिर्फ जीवन की शुरुआत ही नहीं बल्कि जीवन के अंत को भी समझने की कोशिश कर रहा है। जीने के अधिकार में क्या सम्मान से मरने का अधिकार भी शामिल है? इसी बहुत ही संवेदनशील सवाल पर एक फैसला आया हरीश राणा केस में। यह मामला पैसिव यूथेनेशिया से जुड़ा था, जहां एक मरीज 13 सालों से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी मरीज को ट्यूब के जरिए खाना पानी देना ये सिर्फ बेसिक केयर नहीं है, ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। और अगर किसी मरीज के ठीक होने की कोई उम्मीद बाकी नहीं है तो इस मेडिकल ट्रीटमेंट को रोका जा सकता है ताकि उसे सम्मान से मरने का अधिकार मिल सके। ये एक ऐसा फैसला है जो मेडिकल साइंस, एथिक्स और कानून के बीच एक बहुत ज़रूरी पुल बनाता है। तो एक तरफ जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कानून के ये भारी भरकम सवाल हैं। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही किसी संकट में फंसी है, लेकिन इन सब के बीच जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है और प्रकृति और इंसानी जज्बा वो हमें एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाते हैं। मतलब एक तरफ जब दुनिया भर में तनाव है, उसी वक्त कर्नाटक के जंगलों में वैज्ञानिकों को एक नई मेढक की प्रजाति मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में एक नई तितली की खोज होती है। हॉकी के एक स्टार खिलाड़ी रिटायर होते हैं और बास्केटबॉल के मैदान पर एक टीम इतिहास रचती है। मतलब जिंदगी कभी नहीं रुकती, वो हमेशा अपनी राह खोज ही लेती है। तो सवाल यह है कि इन दोनों दुनियाओं का आपस में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि संकट हमें दिखाते हैं कि हमारे बनाए हुए सिस्टम कैसे टूट सकते हैं, लेकिन प्रकृति और खेल ये हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी लचीली है, वो कैसे हर हाल में बनी रहती है। जिस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल के टैंकर रुके हुए हैं, ठीक उसी वक्त कोई बायोलॉजिस्ट जंगल में एक नई आवाज रिकॉर्ड कर रहा है और कोई एथलीट मैदान पर पसीना बहा रहा है। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे मिडिल ईस्ट में बंद हुआ एक समुद्री रास्ता भारत में महंगाई की वजह बन सकता है, कैसे चीन अपनी एक अलग डिजिटल दुनिया बना रहा है और कैसे हमारी अदालतें जीवन और मृत्यु जैसे सवालों को नए सिरे से परिभाषित कर रही हैं। हर चीज़, हर घटना एक अदृश्य धागे से जुड़ी है। लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा दिमाग इस गहरे, तेज और ग्लोबल जुड़ाव की नई हकीकत को समझने और संभालने के लिए वाकई तैयार है? क्योंकि यही जुड़ाव आज की दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे खूबसूरत ताकत भी।